नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम से रिलेटेड प्राइमरी स्तर जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम होता है उसमें विज्ञान वाला टॉपिक दिया गया था। उसमें हम विज्ञान के सभी टॉपिकों को कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने 9 टॉपिक जो है कवर कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक होगा धातु एवं अधातु, जो कि लेसन नंबर 10 होगा। तो जल्दी ही हम इस बुक को ही समाप्त कर देंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आपको फ्री में नोट्स PDF उपलब्ध कराते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। विज्ञान के सभी नोट्स अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हूँ, तो टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है धातु एवं अधातु। इससे रिलेटेड हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हालांकि थ्योरी वाले पार्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ परिभाषाएं दी गई थी, तो इसीलिए हमने सिर्फ इसके क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं, धातु एवं अधातु का। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में न हो, उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो उसको सरपेंक प्रक्रिया कहा जाता है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर पहला का। तो देखिए, बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, आपको पता ही होगा। अशुद्धि के रूप में बॉक्साइड इसमें युक्त होता है एल्युमिनियम में, और इसमें जब इनमें आयरन ऑक्साइड के रूप में उपस्थित नहीं होता है, तो उपरोक्त विकल्प में सरपेक प्रक्रिया सबसे उपयुक्त शोधन प्रक्रिया होती है, जिससे कि इससे बॉक्साइड जो है अलग किया जा सकता है एल्युमिनियम से, जो अशुद्धि के रूप में इसमें होता है एल्युमिनियम में। तो सरपेक प्रक्रिया उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? सबसे न्यूनतम अभिक्रियाशील है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है, वो आपको बताना है। तो विकल्प जो हमारा सही होगा दूसरा का, वो हो जाएगा गोल्ड, जिसको सोना कहते हैं। ये न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु है। डी वाला विकल्प जो है हमारा दूसरा का सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम अभिक्रियाशील होता है। अच्छा, हमने गोल्ड बताया, तो गोल्ड का प्रतीक जो होता है वो AU होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, ये भी पॉइंट को बस ध्यान रखिएगा, प्रश्न यही पूछा गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा है कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है, वो आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है, वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर तीसरा का। तो ये जो है कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर तीसरा का। कैलेमाइन जो है जिंक का अयस्क होता है, अशुद्धि जो होती है ना, उसी को अयस्क कहा जाता है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, कैलेमाइन जो है जिंक का अयस्क है। जिंक के और भी अयस्क होते हैं, जैसे जिंक ब्लेड भी कह सकते हैं, जिंक फाइट भी कह सकते हैं, तो ये जिंक के अयस्क होते हैं। बाकी कैलामाइन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर तीसरा का। कैलेमाइन जिंक धातु का अयस्क है। इसके दो अन्य अयस्क जिंक ब्लेड यहाँ पर दिया भी गया, देखिए, जिंक ब्लेड और जिंकाइट, ये दो और भी इसके अयस्क पाए जाते हैं। तो 3 इसके अयस्क होते हैं, कैलेमाइन, जिंक ब्लेड और जिंकाइट, ये याद रखिएगा, पूछे जाते हैं अयस्क। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से 3 धातुओं में से एक समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सा इसमें से एक समूह जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, वो आपको इसमें से चुनना है। तो कौन सा? पहली चीज़ तो गोल्ड मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसके बाद प्लेटिनम भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, गोल्ड इसमें भी है, तो ये तो गोल्ड इसमें भी है। सिल्वर, बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर चौथा का जो है, ये तीनों धातुएं जो होती है ना, गोल्ड मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, तो तीनों को ध्यान रखिएगा, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इन तीनों को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, मुक्त अवस्था में सभी पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। 5 है कि अधातु ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड क्या है, वो आपको बताना
है। इसके गुण की बात हो रही है, अधातु ऑक्साइड की वो गुण की बात हो रही है जो विकल्प इसमें दिया गया है। तो देखिए बात करें पहला विकल्प, तो प्राकृतिक में क्षारीय, तो ये प्रकृति जो है धातु में पाई जाती है, लेकिन प्राकृतिक में जो अम्लीय वाली प्रवृत्ति होती है वो अधातुओं में पाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। क्षारीय अगर कहेगा तो धातु होता है, और अम्लीय कहेगा अम्लीय प्रवृत्ति तो वो होता है अधातु की ऑक्साइड। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, अतः अधातु ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं। प्रश्न नंबर 6वां कि पीतल बना होता है, पीतल किसका बना होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6वां का। तो देखिए पीतल जो है जिंक और कॉपर का बना होता है, ध्यान रखिएगा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। जिंक और Cu जो होता है कॉपर का ये बना होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 करा कि कांसा किस का एक मिश्रण है वो आपको बताना है कांसा। तो कांसा जो एक मिश्रण है किस चीज़ का, तो प्रश्न नंबर 7 का हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा कॉपर और टीन का जो मिश्रण होता है वो कांसा होता है। ध्यान रखिएगा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। टीन को हम SN कहते हैं, ध्यान रखिएगा। Cu मतलब कॉपर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कॉपर और टीन का मिश्रण जो है क्या होता है वो कांसा होता है, और कॉपर जिंक का अभी हमने पढ़ा तो क्या होता है, तो वो हो जाता है हमारा पीतल भी पढ़ा ना, पीतल पिताजीत, तांबा और जिंक तांबा कॉपर को भी कहते हैं, याद रखिएगा। तांबा जो है कॉपर को भी कहते हैं, तो ये पॉइंट आप कभी गलत ना करें, कॉपर कहीं दिया रहेगा कहीं तांबा दिया रहता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर यही देख लीजिए, कॉपर और टीन, कॉपर को तांबा भी कहते हैं और टीन SN इसका प्रतीक होता है। कॉपर और टीन का मिश्रण जो है कांसा होता है, और कॉपर और जिंक का मिश्रण जो है वो पीतल होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8, कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है इसमें से जो कि बनाई जाती है, कौन सी मिश्र धातु इसमें से संभव नहीं है, तो PB और JDN जो है, सीसा और जिंक मिलेगा तो ये कोई मिश्रण नहीं बन पाएगा, कोई नया धातु नहीं बन पाएगा, इसीलिए बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। PB मतलब सीसा और ये होता है जिंक, तो सीसा और जिंक मिलेगा तो ये नहीं हो पाएगा, कोई भी धातु नहीं उत्पन्न होगी, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। देखिए PB तथा जिंक के मिश्र धातु संभव नहीं है क्योंकि इनकी संरचना में बहुत अंतर होता है, दोनों ही धनात्मक प्रवृत्ति की धातुएं हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि धातुओं को वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो किस गैसों के मिश्रण के लिए उपयोग किया जाता है धातुओं के वेल्डिंग में, तो वो होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। मैंने पिछले भी पॉइंट में बात किया था पिछली वीडियो में, तो उसमें एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के रूप में, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का, धातुओं के वेल्डिंग में। देखिए ऑक्सीजन व एसिटिलीन गैसों के मिश्रण का प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है, टंगस्टन को हम संकेत में क्या लिखते हैं, तो वो हम लिखते हैं W से डिनोट किया जाता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10वां का। जैसे टंगस्टन को W से, उसके बाद टेल्यूरियम को T से, थूलियम को TM से और टेल्टियम को TI से डिनोट किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, इसमें से ऋण विद्युतीय तत्व इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है, सबसे ऋण विद्युतीय तत्व। तो अगर हम बात करें विकल्प के अकॉर्डिंग तो फ्लोरीन जो है सबसे ऋण विद्युतीय तत्व तो इसमें से है, ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व तो फ्लोरीन है जिसका प्रतीक F होता है, ध्यान रखेगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 4.00 होती है, जो सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 12 है कि नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, किस धातु पर बेअसर होता है वो आपको बताना है नाइट्रिक अम्ल। तो जो नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो सोना पर सबसे बेअसर होता है, आपको पता होगा नाइट्रिक अम्ल जो है सोना पर सबसे बेअसर होता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, HNO
NaCO3 नाइट्रिक अम्ल, आपको बताया था ना नाइट्रिक अम्ल कई बार बता चुका है, NHNO3 होता है और जो ये सोना पर बेअसर होता है, मतलब इसके साथ अपक्रिया नहीं करता है। सोना के साथ निकिल, तांबा और चांदी के साथ जो है इसकी अपक्रिया हो जाती है, बाकी सोना इसके साथ नहीं अपक्रिया करता है, इसीलिए बेअसर होता है। सी वाला विकल्प 12 का सही हो जाएगा। देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 सोना Au धातु पर बेअसर होता है। अच्छा ये प्रतीक भी ध्यान रखिएगा, सोना का Au होता है। नाइट्रिक अम्ल निकिल, चांदी Ag होता है और तांबा या कापर एक ही चीज़ होता है और जिंक आदि से क्रिया करता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है, तो कौन है भाई? इसमें से बहुत महत्वपूर्ण है, विद्युत कार्बन का अपरूप होगा और अपरूप होगा तो वो हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। देखिए कार्बन के दो अपरूप होते हैं, पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्बन के दो अपरूप काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण रवा जालक में गमन करते हैं, इसी कारण ग्रेफाइट ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग ऊष्म सेलों में और विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रॉन के रूप में तथा इसके चूर्ण का उपयोग मशीन के स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। तो ग्रेफाइट का स्नेहक के रूप में भी किया जाता है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत का सुचालक है, बहुत अच्छा सुचालक है विद्युत का, ये एक अधातु होते हुए भी। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रेफाइट की बात हो गई। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत का सुचालक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा सबसे कठोर धातु है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे कठोर धातु पूछे और अगर विकल्प में हीरा दिया रहे, और देखिए हीरा जो है अधातु है, हीरा जो है कार्बन के अपरूप है ना, तो अधातु है, तो सबसे कठोर अधातु पूछे तो हीरा, और सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लेटिनम हो जाता है। प्लेटिनम ध्यान रखिएगा, प्लेटिनम अगर विकल्प में रहेगा तो इसी के साथ जाएगा, प्लेटिनम के साथ। ये धातु है, ये अधातु है, हीरा अधातु है, तो ये अधातु है और प्लेटिनम जो है ये जो है धातु है। कठोरता की बात करें तब, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 14, कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म पानी करने पर वाष्प में प्रतिक्रिया करता है? तो कौन होता है? तो वो होता है हमारा एल्यूमिनियम। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 14 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्योंकि इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है, लेकिन गर्म पानी के वाष्पित से प्रतिक्रिया करता है, डायरेक्टली प्रतिक्रिया करने लगता है। प्रश्न नंबर 15 है कि किस तत्व की परमाणु संख्या 31 होती है? तो जो गैलेना होता है ना, उसकी परमाणु संख्या जो 31 होती है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 15 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या जो पूछ रहा है तो गैलेना का है 31 होता है। देखिए गैलेना जी का परमाणु संख्या 31 होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी ये गैलेना का प्रतीक होता है। परमाणु संख्या आप नहीं पढ़ोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो क्रम होते हैं 1 से 30 तक, तो 30वां जो हमारा जिंक होता है उसके बाद 31वें नंबर पर गैलेना आता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको पता होगा, हाई स्कूल में सब ये सब दिया गया है। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? किसमें कार्बन नहीं होता है वो आपको प्रश्न नंबर 16 में बताना है। तो किसमें कार्बन नहीं होता है? डायमंड भी कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट भी है, कोयला ही है, कार्बन इसमें पाया ही जाता है। तो विकल्प हम डी ही के साथ जा सकते हैं। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला तीनों कार्बन के अपरूप हैं। प्रश्न नंबर, लेकिन मेन अपरूप जो होता है ना वो हीरा और ग्रेफाइट ही होता है, चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कार्बन पाए जाते हैं, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। प्रश्न नंबर 17 मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट क्या है वो आपको बताना है। जैसे आप कह सकते हैं कि ये अयस्क है, ये किस चीज़ का अयस्क है वो आपको बताना है। इस विकल्प में सूत्र दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैग्नेटाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है। बी वाला विकल्प जो सही होगा Fe3O4 मैग्नेटाइट का ये हो जाएगा। मैग्नेटाइट बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
मैग्नेटाइट जो कि लोहे का अयस्क होता है। बी वाला विकल्प हमारा 17 का सही हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ना FeCO3 जो होता है, ये जो है CO3 नहीं होता है, Fe, चलिए इसमें नहीं दिया गया है, 17 का मिली नहीं। अच्छा ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। जिसे मैग्नेटाइट लोहे का एक प्रमुख अयस्क होता है जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है, और लोहे के अन्य अयस्क की हेमेटाइट जो कि Fe2O3 जो है हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। यही चीज़ मैं खोज रहा था, मिल ही नहीं रहा था। Fe2O3 हो जाता है हेमेटाइट जो है अयस्क होता है। तो पूछेगा कि लोहे का कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये लोहे के जो है अयस्क होते हैं, पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 कि शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड होता है। तो शुष्क सेल में जो प्रयुक्त कैथोड होता है वो जस्ता होता है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जस्ता जो है कैथोड होता है, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 18 का। आगे चलते हैं। शुष्क सेल में प्रयुक्त जस्ता कैथोड का तथा कार्बन एनोड का कार्य करता है। जस्ता में बने एक पात्र में HH4Cl या ZnCl का एक पेस्ट पर कर मध्य में कार्बन की छड़ को डाला दिया जाता है। एनोड जो है धनात्मक। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एनोड जो होता है वो धनात्मक होता है, कैथोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ये दोनों भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। कैथोड जो है प्रयुक्त किया जाता है वो जस्ता में प्रयुक्त किया जाता है, जस्ता के रूप में। प्रश्न नंबर 19 है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व जिसको आयरन कहते हैं की मात्रा पाई जाती है। पृथ्वी की जो संरचना होती है उसमें बात कर रहा है। तो लगभग जो ये होता है ना 32 से 35% के आसपास जो ये पाया जाता है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये कोर वाला क्षेत्र जो होता है ना उसमें ये सब देखने को मिलते हैं, जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं वहाँ पर पाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया ही गया कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की मात्रा 32 से 35% लगभग पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर, निकेल ये अन्य जो है तत्व पाए जाते हैं। भू रासायनिक शास्त्री W क्लार्क के अनुसार भूपरपटी जो कि ऊपरी परत होती है उसमें 47% ऑक्सीजन पाया जाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी ये कोरोमंडल वाला जो क्षेत्र होता है, नीचे वाला कोर वाला क्षेत्र, उसमें जो है लिक्विड फॉर्म में जो है पदार्थ घुले होते हैं। प्रश्न नंबर 20 एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। एप्सम का औद्योगिक नाम जो कि हम पिछले टॉपिक पढ़े थे उसमें भी ये आया था। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है वो आपको बताना है। औद्योगिक नाम का मतलब कि जो बिकता है जिस नाम से उसी को पूछ रहा है यहाँ पर। मैग्नीशियम सल्फेट जो है एप्सम को कहा जाता है। ए वाला विकल्प जो है 20 का हमारा सही हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 का ध्यान रखिएगा। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम कहते हैं। इसे हिंदी में सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो आपको बताना है। बर्तन बनाने के लिए प्रश्न नंबर 21 का किसका नहीं प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है शोल्डर जो शोल्डर होता है इसका प्रयोग आप करेंगे, शोल्डर का कभी नहीं प्रयोग करेंगे। जर्मन सिल्वर, एल्यूमीनियम, पीतल का प्रयोग किया जाता है, बाकी शोल्डर का प्रयोग नहीं किया जाता है। बी वाला विकल्प जो है किसका सही हो जाएगा। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ड्यूरेलुमिन जो है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। और जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक, निकल का मिश्रण होता है जो बर्तन बनाने में प्रयोग होता है। शोधोद जो है एशियन और पीबी जो कि शोल्डर इस चीज़ का मिश्रण होता है। शीशा और टीन का जो है मिश्रण होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिसका टाका हम प्रयोग में करते हैं, टाका लगाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है कि कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है। कार्नालाइट जो है किस धातु का अयस्क है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 22 का बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये पोटेशियम का जो है अयस्क है कार्नालाइट। तो ध्यान रखिएगा कार्नालाइट जो है पोटेशियम का अयस्क है।
ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी चीज़ें 2-3 और अयस्क होते हैं जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट होते हैं, लेकिन वो तो पोटेशियम से मिले जुले आ जाते हैं। लेकिन कार्नालाइट जो इसका नाम अलग होता है पोटेशियम से, इसलिए पोटेशियम का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। कार्नालाइट जो है पोटेशियम का अयस्क होता है। कार्नालाइट पोटेशियम धातु का अयस्क है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सबको पता है तांबा का ही प्रयोग किया था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 24, स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए कौन सी धातु जो है इसमें मिलाई जाती है प्रश्न नंबर 24 का? तो वो होता है क्रोमियम को मिलाई जाती है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। स्टील पर बात हो रही है। स्टील में जंग रोधी बनाने के लिए इसमें क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। इसका उपयोग स्टेनलेस इस्पात में भी किया जाता है। यह कठोर होता है। इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड, वाल्व आदि बनाने में भी किया जाता है क्रोमियम का। प्रश्न नंबर 25, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है तो कौन सा तत्व है? तो वो कार्बन होता है सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व। उत्तर भी आपको दिख ही रहा होगा। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कार्बन है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अत्यंत ही उपयोगी क्रिस्टली रूप हो। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। मैंने बताया कि ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। और राख के रूप में यह मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ है। इसमें धातुई चमक भी पाई जाती है। यह कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान छोड़ देता है। इस कारण इसे काला सोना भी कहा जाता है। काले रंग का होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे धातुओं को गलाने में प्रयुक्त होने वाले उच्च ताप सक्रासिबल के निर्माण में किया जाता है। शुष्क सेलों में विद्युत अपघटय क्रियाओं आदि के इलेक्ट्रॉन के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया ना कि सुचालक होता है। सीसा पेंसिल जो प्रश्न पूछा था, तथा रंग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में भी किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे ग्रीस लगाया जाता है ना, उसी तरह इसी को कह रहा है कि ग्रेनाइट जो है स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है मशीनों में। उसके बाद काफ़ी उच्च दाब पर उत्प्रेरक में उपस्थिति में ग्रेफाइट को गर्म करने पर हीरा में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर काफ़ी उच्च ताप पर इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो ये हीरा में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 26, पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? क्या व्यवहार किया जाता है पेंसिल की लीड बनाने में? प्रश्न नंबर 26 का क्या व्यवहार किया जाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 26 का, तो उसमें भी जो है ग्रेफाइट का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 26 का। पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है या कार्बन का अपरूप है। कमरे के ताप पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमियम। अगर धातु पूछ देगा तो पारा हो जाएगा। पारा को मरकरी भी कहते हैं। Hg इसका प्रतीक होता है, ध्यान रखिएगा। और ये धातु होता है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है या सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। और ये जो है अधातु है ब्रोमियम, जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ब्रोमियम Br प्रतीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है, पॉइंट यहाँ दिया गया है। इसकी खोज 1825 में बैलार्ड ने की थी। यह गहरे लाल रंग का गाढ़ा द्रव है जो लाल रंग की वाष्प देता है, जिसमें अत्यधिक उत्तेजक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। ऐसी गंध के कारण ही इसका नाम ब्रोमीन रखा गया है। प्रकृति में ब्रोमीन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये संयुक्त अवस्था में ब्रोमीन BaNaR, KBr, Mg, Br2 आदि की अवस्थाओं में मिश्रण में ये पाया जाता है, बस ध्यान रखिएगा। ये समुद्र से प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल से जो है होता है ये प्राप्त किया जाता है ब्रोमीन। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जैसे देख लेते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछे तो Hg चांदी होता है, पहली चीज ध्यान रखिएगा, धातु के रूप में। सामान्य ताप पर सभी धातु ठोस अवस्था में, परंतु पारा जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु होते हुए भी। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा। सामान्य ताप पर ब्रोमीन अधातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। पिग आयरन को कच्चा लोहा कहा जाता है या ढलवा लोहा कहा जाता है,
पूछा जाता है ये प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें 93% लोहा, 4 से 5% कार्बन और शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और अशुद्धि जैसी अशुद्धियाँ जो इसमें उपस्थित होती हैं, जिनके कारण इनका गलनांक कम होता है। अब देखिए, जिसमें अशुद्धियाँ उपस्थित रहेंगी उसका गलनांक कम रहेगा। जैसे अगर हम बात करें सोना, तो सोना क्या होता है कि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब इसके साथ तांबा मिला दिया जाता है तब इसका गलनांक कम हो जाता है और तभी जाकर इसका आभूषण बनता है। नहीं तो शुद्ध सोना का अगर सोचे कि 24 कैरेट का हमारा शुद्ध सोना है, तो उसका हम सोचेंगे कि कोई चीज़ बनाए या कोई हार बनाए तो वो नहीं बन पाएगा, उसमें काबर की मात्रा जो है मिलाई जाती है। तो यही चीज़ होता है, अशुद्धियाँ जो है तो उनके गलनांक को कम करने का कार्य करती है। इस्पात होने का दूसरा रूप, इस्पात लोहे का दूसरा रूप है जो कि Fa 98.8%, जिसमें 99% कार्बन, 0% शेष अन्य जो है पदार्थ जो है इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है। अब अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए तत्वों को उपधातु कहा जाता है। तो उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, और उदाहरण के रूप में 3 आपके सामने दिख रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ध्यान रखिएगा, उपधातु के अंतर्गत आएंगे। लोहे तथा एल्युमिनियम का संरक्षण वायुमंडलीय ऑक्सीकरण एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनाने के कारण होता है। धातुओं के संरक्षण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में धातु के जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की जो है पतली परत चढ़ाई जाती है, उसी को गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। घरों की छतों बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे के चादरों, बाल्टियों आदि ड्रमों पर बचाने के लिए इनका पर भी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगला पॉइंट, मिश्र धातु प्रायः मूल धातु से कठोर होते हैं। मिश्र धातु मैंने बताया तभी तो उनका गलनांक कम होता है, कठोर होते हैं। शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है। देखिए यहीं पर पॉइंट दिया है कि शुद्ध सोना जो है अधिक मुलायम होता है, इसीलिए इसे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। सोने में थोड़ा सा मात्रा तांबा कह सकते हैं या कापर कह सकते हैं, मिलाने पर वो कठोर हो जाता है, तब आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है सोना का। तो शुद्ध सोना जो है आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुत्ते परेशान कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? यही बात जो है समुद्र जल से कौन सी, तो ब्रोमियम जो होता है वो समुद्री जल से अशुद्धि के रूप में, जो मिश्रण के रूप में होता है, उसमें से जो पाया जाता है उसमें से ये निकाला जाता है। तो डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 का ब्रोमीन जो है समुद्री जल में प्राप्त किया जाता है। यह समुद्र में मुख्यतः MgBr2 के रूप में मिलती है। इसके साथ मैग्नीशियम होता है, फिर इसको अलग किया जाता है। ब्रोमीन जल में, ब्रोमीन लवण में मतलब 0.006% जो है ये ब्रोमीन लवण जो है पाया जाता है इसमें। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, मैलाकाइट डैश डैश का एक अयस्क है। बहुत महत्वपूर्ण है। मैलाकाइट जो है डैश डैश का एक अयस्क है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 29 का। तो किसका एक अयस्क है वो आप इसमें से बताइए। ये जो है कापर जो है, तांबा जो होता है उसका महत्वपूर्ण अयस्क है, ध्यान रखिएगा, मैलाकाइट। और बाकी कई और इसके भी और भी अयस्क होते हैं, जैसे कि कापर ग्लास, कापर पाइराइट, क्यूपाइराइट, ऐसे कई नाम होते हैं। तो ये पूछा जाता है जो कि इसके नाम से मिलता जुलता नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा यही मैलाकाइट जो है कापर का अयस्क है। कापर तांबा को कहते हैं, Cu प्रतीक होता है इसका। देखिए मैलाकाइट एक कार्बनिक खनिज है जिसमें कापर कार्बोनेट तथा ताम्र कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CuCO3CuOH2 है। लगभग 1800 ईस्वी में मैलाकाइट का उपयोग प्राचीन काल में हरे रंग में खनिज रंग के रूप में किया जाता था। यह वर्णक हल्के एसिड के प्रति भी संवेदनशील होता है। एसिड मतलब क्षार, एसिड मतलब अम्ल होता है, अम्ल, एसिड मतलब अम्ल होता है, एसिड क्षार को अम्ल, बेस जो है क्षार होता है। और रंग में
रंग में अलग होता है। हरे रंग के इस प्राकृतिक रूप को अब इसे सिथेंस के रूप में बदला जाता है। मैलाकाइट का उपयोग सजावटी प्रयोगों के लिए किया जाता है, चमकदार होता है। प्रश्न नंबर तीसरा, बस मैलाकाइट ध्यान रखिएगा, ये तांबा का जो है अयस्क होता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जिंक का पूछे तो कैलामाइट और मैलाकाइट कैलामाइट। कैलामाइट जिंक का जो अयस्क होता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मैलाकाइट जो है कॉपर का अयस्क होता है। और हमने एल्युमिनियम का भी बताया था कि क्रायोलाइट होता है, बॉक्साइट होता है, क्रायोलाइट भी होता है, मतलब बॉक्साइट भी होता है। पोटेशियम का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कैनाइलाट जो होता है वो पोटेशियम का सबसे ज़्यादा अयस्क होता है, पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है इसमें से। तो देखिए कौन सा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति जो इसमें नहीं पाई जाती, पहली ही सही हो जाएगा ये वाला विकल्प। बाकी सभी इसमें धातुओं में कम विद्युत ऋणात्मक, कम आयनीकरण ऊर्जा, तन्यता इसमें पाई ही जाती है, तो ये सब विशेषता हो जाती हैं। बाकी पहला विकल्प हमारा विशेषता नहीं है वो पूछा गया है, तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हेमेटाइट आ गया, ये किसका अयस्क है, तो ये सबको पता है कि आयरन का अयस्क है, आयरन का ये अयस्क है, बहुत महत्वपूर्ण है हेमेटाइट, ध्यान रखिएगा। 31 का हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। Fe2O3 हेमेटाइट का सूत्र होता है और लोहे का यह अयस्क होता है, खनिज होता है। प्राकृतिक अयस्क भी इसको कहते हैं, इसमें 66% जो है लोहे की मात्रा पाई जाती है। और अयस्क संभव कच्चे लोहे को छोड़कर वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। प्रश्न नंबर 32, भारी जल जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है भारी जल को, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। परमाणु बत्ती में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सी वाला विकल्प 32 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। D2O इसका प्रतीक होता है भारी जल का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन एक भारी समस्थानिक है, इसकी खोज 1932 में यूरे तथा वासवर्न ने की थी। इसका अणु भार 20 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अणु भार 20 होता है। साधारण जल में 5000 भाग में एक भाग जो है भारी जल का होता है, 5000 भाग के बराबर एक भाग जो है भारी जल का होता है। और इसका प्रयोग व्यापारिक उत्पादन में समस्थानिक प्रभाव में किया जाता है, नाभिकीय यंत्रों में इसका प्रयोग, वही चीज़ें सब यहाँ पर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसमें से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 33 का। तो कौन, तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वो होता है हमारा सोना, जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है गोल्ड। बी वाला विकल्प इसका अयस्क नहीं होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सोना धातु ही स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जबकि अन्य धातुएं संबंधित अयस्कों से प्राप्त की जाती है। प्रश्न नंबर 34, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम किससे, बॉक्साइट से, इसकी कई बार चर्चा हो चुकी है। सी वाला विकल्प इसका अयस्क है एल्युमिनियम का, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे भूपट्टी धातु में एल्युमिनियम सार्वजनिक मात्रा में पाया जाता है, एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। जैसे एल्युमिनियम के प्रमुख खनिज, जैसे देखिए बॉक्साइट भी हो सकता है, एम्ब्रो हो सकता है, फेल्सपर, लापिस, एलुनाइट, ये सभी इसके अयस्क हैं एल्युमिनियम के। बाकी बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक रूप में एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्यों में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो है, इसमें से आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो वो है सबसे भारी धातु यूरेनियम, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती धातु यूरेनियम होता है। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु बम बनाने में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, परमाणु भट्टी में भी इसका उपयोग होता है यूरेनियम। बी वाला विकल्प जो है 35 का सही हो जाएगा, सबसे महंगी धातु है, बी वाला विकल्प 35 का सही हो जाएगा। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में क्लाप्रोट द्वारा पिंच ब्लेड नामक अयस्क से हुआ है। तो यूरेनियम का अयस्क पिंच ब्लेड, ध्यान रखिएगा। नए तत्व का नाम कुछ वर्ष पहले यूरेनस ग्रह के आधार पर यूरेनियम रखा गया था। यूरेनियम का एक अन्य अयस्क कार्नोटाइट भी होता है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, और प्राकृतिक में ये तत्व सबसे भारी है। कार्नोटाइट और पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम के अयस्क हैं। आगे चलते हैं, निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, कौन होता है सामान्य ताप पर, और वो भी धातु।
तो हमारा हो जाएगा पारा, जिसको मरकरी कहते हैं। Hg इसका प्रतीक होता है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये धातु है। अगर अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाता है Br, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 37। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा जो सही होगा पिंच ब्लेड से। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, जबकि अवसादी शैलों से चूना पत्थर जो है प्राप्त किया जाता है। और रेडियम का आविष्कार 1898 में पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने की थी। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। सुमेलित करना है, सुमेलित 1 से सुमेलित 2 को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। पहले देखिए चलिए मिलाते हैं। शोल्डर किससे मिलेगा? तो शोल्डर जो है टीन से मिलेगा, ध्यान रखिएगा। टीन से शोल्डर मिलेगा। जर्मन सिल्वर जो है किससे मिलेगा? तो वो जर्मन सिल्वर निकिल से मिलेगा। इसमें निकिल पाया जाता है जर्मन सिल्वर में। टीन में जो शोल्डर में जो है टीन पाया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन और हाई इसका ऊपर हो जाएगा। तो ए का दूसरा ये डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल, जिंक होता है, शोल्डर में सीसा होता है और टीन होता है, जो टीन ऑप्शन में दिया गया था। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्लोरीन का प्रयोग मास्टर गैस बनाने में, HCl बनाने में तथा कागज और कपड़ों की विरंजित करने में किया जाता है। तो ये चीज़ें से कुछ अयस्क के रूप में ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 39। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो लोहे में क्या मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए? तो क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्रोमियम और निकिल के साथ स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? क्रोमियम और निकिल तो रहता ही है इसमें आयरन भी रहता है और कार्बन भी रहता है। तो 2 दिया गया था, डी वाला उसी के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, मैग्नीज भी होता है और कार्बन भी है। तो ध्यान रखिएगा। डी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो धातु और अधातु से इम्पोर्टेंट 39 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।